वेलकम टू यूथेरिया 2.0 एयर चैनल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि लाइट अपने वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, रेज के बिहेवियर के कारण रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को शो करता है। तो रिफ्लेक्शंस होने के लिए लाइट जब रिफ्लेक्ट करता है तो किसी सरफेस की भी कुछ खास अहमियत होती है। मीन्स नॉर्मली लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ता है तो वो कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ये बात डिपेंड करती है कि वो सरफेस कितना ज़्यादा पॉलिश्ड है और कितना ज़्यादा प्लेन है, मीन्स रफ नहीं है। यदि कोई सरफेस हमारा रफ होता है तो हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि रफ सरफेस होने के कारण लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी जो है वो हमारे वैलिड नहीं हो पाते थे। नंबर 2 बात ये है कि वो सरफेस कितना ज़्यादा पॉलिश्ड है, इस पे भी डिपेंड करता है। मीन्स आज के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं एक पॉलिश्ड सरफेस की। किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं एक पॉलिश्ड सरफेस की। पॉलिश्ड सरफेस को ही हम नाम देते हैं मिरर। पॉलिश्ड सरफेस की बात हो रही है जिसको हम लोग आम बोलचाल में मिरर कहते हैं। अब ये पॉलिश सरफेस जो मिरर है वो हमारा दो टाइप का हो सकता है। एक प्लेन मिरर हो सकता है और दूसरा स्फेरिकल मिरर हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। दूसरा स्फेरिकल मिरर हो सकता है। तो लाइट जब किसी मिरर पे इंसिडेंट होता है, फॉल होता है, तो वो रिफ्लेक्शन करता है। रिफ्लेक्शन करने से कौन सी ऐसी नेचुरल फिनोमिनन होती है जिसके कारण हम लोग इस चैप्टर को इतना तवज्जो देते हैं और हमारे क्लास 10th और इनफैक्ट क्लास 12 में और पूरी क्लास 8 में भी पढ़ाई जाती है। तो बेसिकली यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। वो इमेज हमारा रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं कि अब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जा रहे हैं कि साइंटिस्टों ने जो ये लाइट पे इतना ज़्यादा रिसर्च किया उससे हमारे डे टू डे लाइफ में क्या बेनिफिट है, कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ को इजी गोइंग कैरी कर पाते हैं। आप देखते हैं कि जब हम एक कार चलाते हैं तो उस कार में एक साइड मिरर लगी होती है और उस साइड मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है पीछे के दूसरे व्हीकल्स के, उस इमेज के फॉर्मेशन से हम उस व्हीकल्स की डिस्टेंस अपने कार से आकलन कर पाते हैं और उस आधार पे हमें ड्राइव करने में बहुत ही सहूलियत होती है। तो ये मैं आपसे ऐसा इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये चैप्टर सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं है, ये चैप्टर हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत अहमियत रखती है। तो हमने कहा कि इमेज फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे मुख्य काम है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि एक प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। तो आज के अभी तक के सेशन में हमने आपसे बस ये बातें की कि हमको एक लाइट का जो इंसिडेंट लाइट रेज है जो हमारे एक पॉलिश सरफेस पे फॉल करता है, तो पॉलिश सरफेस पे जब लाइट रे फॉल करता है तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद किस तरीके से वो इमेज का फॉर्मेशन करता है और उसके इमेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सारी बातें देखेंगे। तो हम लोग पहले प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है उसके बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत बेसिक बातें हो जाएंगी, इनफैक्ट क्लास 8 लेवल की बातें हो जाएंगी। हम थोड़े से उसके एडवांस स्टेज पे जा रहे हैं कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा ये है कि जब किसी प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर लाइक दैट, कोई इमेज फॉर्म होता है। सपोज कीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया है तो उससे जो इमेज फॉर्म होगा वो प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज हमारा फॉर्म करे। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आप पेन डाउन कर लेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द प्लेन मिरर। बहुत सिंपल तरीके से हमने यहाँ आपको बताने की कोशिश की, U इक्वल टू V होगी। नंबर 2 ये है कैरेक्टरिस्टिक कि जो साइड होता है, जैसे मैं यदि प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं और मैं अपना राइट हैंड अगर मूव करूं तो मिरर में आप देखेंगे कि वो लेफ्ट हैंड मूव हो रहा है, ऐसा आपको फील आए। मीन्स ये है इस कैरेक्टरिस्टिक्स का कि लैटरली इन्वर्टेड इमेज मिलता है, लैटरल इन्वर्जन। नंबर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको माइंड में कब करके चलेंगे।
नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैथमेटिकली और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिहाज से काफ़ी अहमियत रखता है। मीन्स ये है कि जब आप किसी प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं किसी स्पीड से, लेट अस कंसीडर कि आपने उसको v स्पीड से, यहाँ मैं s से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इस स्पीड से मैं यदि उसको मूव करा रहा हूँ टुवर्ड्स द मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर, दोनों केसेस हो सकती हैं, तो वो जो इमेज होगा आपका वो भी मूव करेगा, बट उसकी जो स्पीड होगी वो 2s स्पीड होगी। ये सब चीजें प्रूव्ड हैं, मैं यहाँ प्रूव करने के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको बेहतर पता है ये हमारा फिंगर टिप्स रिगार्डिंग सेशन होता है, जिसमें हम चीज़ों को काफ़ी ब्रीफ और समराइज तरीके से अपने फिंगर्स पे लेके आते हैं और अपने मेंटल एबिलिटी को इस तरीके से इन्हांस करते हैं कि हम डायरेक्ट एग्जामिनेशंस में कैसे बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके आते हैं। मैं इसका प्रूफ, इसका मैथमेटिकल जो भी फॉर्मुलेशन है उसके पीछे जाता है यदि ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट होता तो। बट क्लास 10th और क्लास 12th के अकॉर्डिंग हमें बस ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स माइंड मेकअप करके चलनी है कि ये हमारा जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि लेटरली इन्वर्टेड होगा, मींस राइट हैंड या राइट साइड के मूवमेंट आपको मिरर में लेफ्ट साइड के मूवमेंट को शो करते हुए प्रतीत होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकली कि यदि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ speed s towards or away from the mirror, then you find that image moves behind the mirror like speed 2s. Very simple and very clear. That's all about the characteristics of image formed by plane mirror. Now we move on the topic image formed by spherical mirror, and we understand this topic step by step, because this is directly related to your class 10th syllabus and class 12th also. That's why we move on the next topic. तो स्फेरिकल मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसको समझने के लिए पहले स्फेरिकल मिरर को जरा समझते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर हमने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी देखी है, इनफैक्ट स्फेरिकल मिरर भी देखा है, बट शायद आप अभी बहुत बच्चे हैं या आपने उस तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को नहीं देखा है, तो जैसा आपका सिलेबस में मैं वैसे आपको लेके चलने की कोशिश करता हूँ। प्लेन मिरर के अलावा जो स्फेरिकल मिरर देखना, वो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि एक ऐसा स्फेरिकल टाइप का हमारे पास ग्लास होता है, आप ऐसा समझे, उसको हम इस तरीके से कट करके लेके आते हैं और इसको पॉलिश कर देते हैं। बाहर से भी पॉलिश कर सकते हैं, और इस कट किए हुए पार्ट को हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसे घुमा के रख सकते हैं, या आप ऐसा समझिए कि हम इसको ऐसे ही रख के ऐसे भी पॉलिश कर सकते हैं। तो ये समझने से फार बेटर है कि मैं इसको ही आपको ऐसे समझा दूं कि ये बेसिकली इस तरीके का है, इस तरीके से है। मीन्स ये है कि हमारे पास जो कटिंग पार्ट है वो सेम है, बस पॉलिश करने का तरीका हमारा डिफरेंस हो गया है। एक ऐसा है कि इनसाइड से पॉलिश है और एक आउटसाइड से बगिंग पार्ट है, उधर से पॉलिश्ड है, और एक जो हमारा धसा हुआ डेप्थ पार्ट है उधर से इनसाइड से पॉलिश। और इस पॉलिश के स्टाइल से ही नेम बदल जाते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं। इसको हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलना शुरू कर देते हैं? इसको हम लोग कनकेव मिरर, और इसको हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं कन्वेक्स मिरर। ये नाम आप अगर विदाउट कंफ्यूजन याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीजें आपके जहन में रहेंगी। कंफ्यूज मत कीजिएगा कि कौन सा कनकेव होता है, कौन सा कन्वेक्स होता है। कनकेव मीन्स बाहर का जो बगलिंग पार्ट है वो पॉलिश्ड होगा, और कन्वेक्स मीन्स जो धसा हुआ इंटीरियर पार्ट है वो आपका पॉलिश्ड होगा। और भी कुछ बेसिक बातें हैं जो हम लोग यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये हमारा एक स्फेरिकल ग्लास था, इसमें इसका एक सेंटर होगा डन। तो ये जो सेंटर से यहाँ की जो दूरी है जिसको आप रेडियस बोलते हैं, वही यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। ये डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, बड़ी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ डिस्टेंस होगा उसको हम लोग फोकस पॉइंट बोलते हैं। और ये जो यहाँ से फोकस से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करता है। और ये जो पॉइंट हम बोल रहे थे उसको हम लोग पोल बोलते हैं।
बेसिकली ये एपरेचर्स का मिड पॉइंट होता है, जो कटा हुआ कटिंग जो पार्ट है वो उसका जो एपरेचर्स है उसका मिड पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ हमने बहुत सारी बातें लेके चली है। सबसे पहले अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें कि कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर है, तो पहला टर्मिनोलॉजी हमारे पास पोल है, दूसरा टर्मिनोलॉजी हमारे पास फोकस पॉइंट है, और फोकस पॉइंट से ही हम लोग फोकल लेंथ की भी बात कर लेते हैं। डन है, फोकस पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम लोगों के पास फोकल लेंथ है। आप नोट डाउन करते जाएंगे चीजों को। चौथा पॉइंट हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे आपको किसी बच्चे से मिले, आप अपने किसी क्लासमेट में जो आपके यहाँ नया एडमिशन करा के आया आपके स्कूल में, आप उसके बारे में पहले क्या जानेंगे, आप उसका नाम जानेंगे, तब तो आप उसके साथ धीरे धीरे घुलेंगे मिलेंगे। तो जब आपको इन सब टर्मिनोलॉजी मतलब ये नोमेनक्लेचर्स हैं, ये सब बार बार अभी आपके इस सेशन में रिपीट होंगे। आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं वो इन्हीं सब टर्मिनोलॉजी पे रिलेटेड बातचीत करके हम लोग आगे उस टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। तो हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने समझा भी लिया कि कैसे कैसे चीजें आती हैं, इसमें भी सेम उसी तरीके से होंगी, ऐसी कुछ बात नहीं है कि अलग होंगी। इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकल लेंथ होगा, फोकस पॉइंट होगा, सब चीज सेम होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी हैं, इनके डेफिनेशंस भी आप देख सकते हैं अपनी बुक से, या मैंने आपको यहाँ वर्बली समझा दिया। अब बेसिकली स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं ये सारी बातें हो गई। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा कि इस स्फेरिकल मिरर पे यदि कोई लाइट फॉल करता है, यदि कोई लाइट इंसिडेंट करता है, तो वो लाइट इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट होके किस किस तरीके से इमेज को फॉर्म करेगा, मतलब इमेज ऑब्टेनिंग बाय कनकेव मिरर। उसके कुछ 3 नॉर्म्स हैं, 3 रूल्स हैं, हम लोग उस पर फोकस करते हैं और बहुत इजी गोइंग में हम लोग समझेंगे। इसमें हमने एक छोटा सा रील्स भी बना रखा है, वो भी आप देखिएगा, 30 सेकेंड 1 मिनट्स का, वहां से चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो चूंकि 6 केसेस को डील करना है तो केस बाय केस चलते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के बिल्कुल पास रखेंगे, मींस फोकस पॉइंट और पोल के बीच। और क्या होता है बहुत सिंपल तरीके से, मैंने जो बोला आपको 3 जो डायग्रामेटिकली आपको बताया, 3 कंडीशंस बताया कि इंसिडेंट रे आएंगे तो कैसे रिफ्लेक्ट होंगे कनकेव मिरर से, बस वो चीजों को आपको अपने माइंड में टेकल करके रखना है। बाद बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, कैसे चीजें चलती हैं वो आप देखते रहो। ये आपका कनकेव मिरर है, और हमने आपको अभी बताया कि अपने को ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखना है, क्योंकि इससे नियर और क्या पॉइंट होगा, फिर आपको पोल पे ही रखना पड़ेगा ना। तो केस जो बन रहा है हमारा केस 1, वो पोल और फोकस के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको प्लेस किया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा। ये एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से रिफ्लेक्ट। ये एक दूसरी लाइट रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, और आपको पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने सेम पाथ पे रिट्रेस हो जाती है। अब हम क्या देख रहे हैं, वी हैव 2 रिफ्लेक्टेड रेज बट दे डाइवर्जिंग इन नेचर। जब तक दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट नहीं करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ये बात भी आप माइंड में कब करके चलो, छोटी सी बातें हैं। यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट रख लिया था, इस ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे हमने ऐसा कैरी किया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो रिफ्लेक्शंस के बाद फोकस पॉइंट से गुजर जाएगा। एक दूसरा जो इंसिडेंट लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है और ऑब्जेक्ट को टच करते हुए मिरर पे फॉल कर रहा है, तो वो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ कनकेव मिरर, वो अपने उसी ओरिजिनल पाथ पे रिट्रेस हो जाएगा, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, देन वी कांट इमेजिन एन इमेज डन। बट हम यहाँ हारेंगे नहीं, लड़ेंगे, थकेंगे नहीं, और इमेज के बारे में और कुछ सोचेंगे कि और क्या कर सकते हैं हम।
तो हम ऐसा पाते हैं कि ये जो ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे है, इसको यदि हम रिट्रेस करते हैं पीछे की तरफ, और ये जो ओरिजिनल हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि यही इंसिडेंट भी था बट आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ पे जाने के कारण ये रिफ्लेक्टेड रे भी हो गया। तो यदि हम इसको इमेजिनरी कंडीशन में ऐसा लेके जाते हैं तो ये मुझे कहीं पे मिरर के बिहाइंड में कहीं पे इंटरसेक्ट होते हुए मिलता है। और इस तरीके से चूंकि ये इंटरसेक्शन जो है वो हमारा इमेजिनरी है, तो जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा वो भी इमेजिनरी होगा। मतलब वी फाइंड एन इमेज विच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट कहने का मतलब सीधा होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिए कि जो इमेज वर्चुअल होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, जो इमेज रियल होंगे वो इरेक्ट नहीं होंगे। नंबर 2 बात क्या है, वो इन्वर्टेड होंगे। इरेक्ट मीन्स सीधा, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। मीन्स यदि ये हेड था ए बी तो ये हमारा हेड ही होगा और ये हमारा टेल होगा, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही। बहुत मैं एक एक लाइन को आपको बहुत डेप्थ में क्लियर कर दे रहा हूँ, जबकि वीडियो की लेंथ काफी छोटी होगी। आपको एग्जामिनेशन से पहले यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो डैम श्योर कि आपको लाइट की रिवीजन की टेंशन तो खत्म हो जाएगी। और मेरा टारगेट ये है कि चूंकि जब आप 10th की साइंस की एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं तो उस समय आपको सिर्फ फिजिक्स नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में मल्टीपल चैप्टर्स कैसे आप वन नाइट में रिवाइज करेंगे, ये मैं एज अ स्टूडेंट सोचता हूँ। मैं एक ऐसा वीडियो लेक्चर लेके आने की कोशिश किया हूँ जिससे कि आप अपने सारे चैप्टर्स को एक साथ एक सिंगल नाइट में विदाउट किसी हॉटस्पॉट्स के कैसे अपने फिंगर्स पे लाके अपने माइंड में सेटल कर सकते हैं। तो यदि वीडियो समझ में आया तो शेयर करें, लाइक करें, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। बाद बाकी एग्जामिनेशंस में आपको अंदर से ये फीलिंग आएगी, आपका जो इंट्रिंसिक नेचर होगा वो आपको बताएगा कि नहीं आपने एक अच्छे चैनल के तहत किसी बढ़िया लेक्चर को सुना था। लेक्चर इसलिए बढ़िया है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट फिंगर टिप्स से रिलेटेड है। तो नाउ वी कैरी ऑन वर्चुअल एंड इरेक्ट। नंबर 2 बात ये थी कि और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो वर्चुअल और इरेक्ट हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये बिहाइंड द मिरर बना है। पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर। देन तीसरा क्या है कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। साइज की बात यदि हम कर लें तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये सारी बातें होंगी हमारे इमेज के बारे में। और ऑब्जेक्ट के बारे में बस ये एक बात ध्यान रखनी थी कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस किया था, तो फोकस पॉइंट और पोल के बीच में। ये था हमारा केस नंबर 1। तो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट केस देख लिया कि ऑब्जेक्ट को जब फोकस और पोल के बीच में प्लेस करते हैं तो इमेज हमारा कैसे इमेजिनरी हो जाता है और बिहाइंड द मिरर हो जाता है। उसी तरीके से हम सेकेंड केस को देखते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। ये सेकेंड केस जब आप देख लेंगे तो आपका फर्स्ट केस और क्लियर हो जाएगा और पुरानी बातें भी और अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगी। ये हमारा एक कनकेव मिरर है, इसके सामने हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा। बेसिकली ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर ऑब्जेक्ट को मुझे अब किसी दूसरे जगह रखना है तो फर्स्ट केस में पोल और फोकस के बीच रख चुका हूं, तो सेकेंड केस में मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखूंगा ना, और कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ कहीं भी रखूंगा तो केस 1 ही होगा। तो फोकस पे जब मैं रख दूंगा तो एक इंसिडेंट रे मेरा इस तरीके से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजर जाएगा, मतलब पास हो जाएगा। गुजर जाएगा मीन्स अब उसकी 13वीं की भोज नहीं करनी है अपने को, ठीक है। तो दूसरा केस ये है, दूसरा लाइट रेज जो इस पे आएगा, इस ऑब्जेक्ट को टच करते हुए ऐसे करके जाएगा और वो मिरर पे पड़ेगा। तो हम जानते हैं जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आते हैं वो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजर जाते हैं। और इस केस में भी हम ये पाते हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए कहीं भी अपीयर नहीं हो रहे हैं। बट एक बेनिफिशियल बात ये है कि ये डाइवर्जिंग नेचर में भी नहीं है, ये एक दूसरे के पैरेलल हो जा रहे हैं। तो जब पैरेलली हो जा रहे हैं ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये डाइवर्जिंग नेचर में नहीं, जैसा केस 1 में हो रहा था। तो केस 2 में हम लोग ऐसा इमेजिनेशन करते हैं, ऐसा उम्मीद करते हैं कि वो कहीं ना कहीं, जैसे रेलवे की पटरी को हम देखते हैं बचपन में, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी। तो ये भी वैसा ही केस है कि ये हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर देंगे, बट वो कहाँ करेंगे ये हम डैम श्योर डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि इमेज जो है वो कहीं इनफाइनाइट पे फॉर्म होगा, मतलब इमेज की जो पोजीशन होगी वो कहीं इनफाइनाइट पे होगी और काफी नीचे, मतलब काफी दूर जाके होगी।
वो काफी दूर जाके इमेज फॉर्म होगा, तो इस वजह से जो इमेज की साइज होगी वो काफी बड़ी होगी। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे फॉर्म होगा। इमेज कहाँ फॉर्म होगा? इनफाइनाइट पे फॉर्म होगा और इन फ्रंट ऑफ मिरर ही होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर ही होगा। नंबर 2 बात ये है कि इमेज रियल होगा, क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि वो रियली में रिफ्लेक्टेड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो रियल होगा। और जो इमेज रियल होते हैं वो हमारे इमेज इन्वर्टेड होते हैं। इस चीज को मैं अगले केस में और अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि रियल कैसे इन्वर्टेड होते हैं, क्योंकि यहाँ तो इमेज वाकई में फॉर्म होता है, दिखा नहीं ना अपने को, हमने ऐसा मान लिया। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, मैं क्लियर कर दूंगा, आप उसके लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट करें। तीसरी बात इसमें ये थी कि जो साइज होगा वो काफी बड़ा होगा, इनलार्ज इन साइज, इनलार्ज इन साइज होगा। दैट्स ऑल अबाउट केस नंबर 2। चूंकि केस नंबर 2 को और अच्छे से समझना है तो हम उस पर बहुत ज्यादा डेप्थ में न जाके हम सीधे केस नंबर 3 पे आ जाते हैं, और केस नंबर 3 की मदद से ही हम केस नंबर 2 के बारे में कुछ चर्चाएं कर लेंगे, यदि कुछ किसी के जहन में कुछ कंफ्यूजन बची होंगी तो। ये हमारा एक कनकेव मिरर है, यहाँ पे हमारा एक फोकस पॉइंट है और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मुझे क्या करना है, तो एक ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख देना है, लाइक दैट। इस तरीके से मुझे एक ऑब्जेक्ट को रख देना है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर से दूर लेके जा रहे हैं। पहले केस में पोल और फोकस के बीच में था, दूसरे केस में फोकस पे था, तीसरे केस में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया। और यहाँ से भी हम वही बात लेंगे जो कि हमने पढ़ रखा है कि एक पैरेलल इंसिडेंट रे जो कि ऑब्जेक्ट से आ रहा है और मिरर पे पड़ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास कर जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि एक लाइट रे ऐसे आ रहा है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, ऑब्जेक्ट को टच करते हुए मिरर पे पड़ रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, तो अपने सेम पाथ पे जो है सो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों लाइट रे, अब ऐसा नहीं है कि पैरेलल जा रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं, ये दोनों लाइट रे रियली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहे हैं वहां पे एक रियल इमेज का, मैं वही बोल रहा था कि यहाँ पे भी ये दोनों लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, मुझे रेलवे की पटरी की तरह लग रहा है कि वो आगे जाके मीट कर रहे हैं, जो कि वाकई में केस नंबर 3 में आपको दिख भी जा रहे हैं। केस नंबर 2 में काफी दूर जाके मिलेंगे, तो काफी दूर में कहाँ तक जाऊं, तो इसलिए हम लोग उसको मान लेते हैं। जबकि केस नंबर 3 में हमने देखा कि वो वाकई में मीट कर गए हमारे एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा ए और बी है, मीन्स हेड ऊपर है टेल नीचे है, तो यहाँ पे हेड नीचे होगा और टेल नीचे होगा, मीन्स जो रियल इमेज होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं। मैंने बोला था कि आप मेरे पे ट्रस्ट करें, मैं क्लियर कर दूंगा, मैंने वो क्लियर कर दिया, डन हो गई बात है। तो ये हमने देखा कि इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहे हैं, रियल बन रहा है, इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। इन फ्रंट ऑफ मिरर है, मीन्स ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है। और तीसरी बात ये है कि लार्ज होगा साइज में, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, कैरेक्टरिस्टिक थी अबाउट इमेज when an object placed between center of curvature and focus. Now move on fourth case. तो केस नंबर 4 की बातें हो रही थी, मीन्स ये होगी कि जो हमारा कनकेव मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट को और कहाँ पे रखा जा सकता है। तो उसमें ऑब्जेक्ट को पोल में, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पोल फोकस के बीच में रख चुका हूँ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच भी, फोकस पे भी मैं रख चुका हूँ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच भी मैं रख दिया। केस 1, केस 2 और केस 3। तो केस 4 ऑब्वियसली है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यदि मैं ऑब्जेक्ट को रखूं तो क्या हो सकती है, light ray falls like that, means parallel to principal axis, reflected through focus point, and another light ray parallel to another incident ray through focus point. After reflection it parallel to principal axis, it parallel to principal axis। ये डायग्राम बच्चों जरा ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि ये इसमें प्रीसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आपका कट करना चाहिए, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसकी जो इमेज की फॉर्मेशन होती है, आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, ए बी ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी जो फॉर्म होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होता है, जैसा आप देख रहे हैं। ये एक इंसिडेंट रे था हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा इंसिडेंट रे थ्रू फोकस। तो दोनों लाइट रे
जो इंसिडेंट कर रहे हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट कर गए हैं और वो दोनों लाइट रे रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो पॉइंट जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे है। मींस इमेज जो आपका फॉर्म कर रहा है वो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही फॉर्म कर रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस सी पे फॉर्म कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये है, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी बड़ी बड़ी लिखने की, जैसा कि मेरा टेक्निकल टीम मुझे अपडेट दे रहे हैं तो हो जाएंगी चीजें। थोड़ा आपको जूम करने की जरूरत पड़े तो आप करेंगे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिए ये है कि इमेज का जो साइज होगा वो साइज ऑफ इमेज जो होगा, साइज ऑफ इमेज वो बिल्कुल बराबर होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की। इसी को मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख दूं, एच डैश जो होगा वो एच के बराबर होगा। इसका आपको आगे मिरर फॉर्मूला में इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा सिंबल का, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बातें इसमें ये थी कि रियल बन रहा है, रियली में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड है, तो रियल इमेज बना। और रियल इमेज जो होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट केस नंबर 4। नाउ केस नंबर 5। बट ऑब्वियस श्योर है ये बातें कि केस नंबर 5 में हम अपने ऑब्जेक्ट को लेके चले जाएंगे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मींस ऐसा कि अभी तक हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ऑब्जेक्ट को पहुंचा दिया है, तो नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दिस केस light rays parallel to principal axis reflected through focus point, and the second light rays like that center of curvature reflected back on the same path, and in this way we get an image between center of curvature and focus, between center of curvature and focus. This is image, this is object AB, this is an image which is real image and inverted. Number 2 point, between position क्या है, between center of curvature and focus point. नंबर 3 बात ये है कि जो साइज होगी इमेज की वो आप देख सकते हैं कि स्मॉल होगी। साइज जो होगी वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। Size of image is smaller than that of object. So that's all about the image formed by concave mirror for case number 5. तो बस लास्ट केस बची है जिसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट में। हमारे पास ये concave mirror है। लास्ट केस ये होगा। यदि आपने पांचों केस को अपने माइंड में रखा है तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा था, दूसरे केस में फोकस पे रखा था, तीसरे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, चौथे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और पांचवें केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद एक ऐसे जगह पे जहां ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रही थी, मतलब इमेज से वो डिस्टेंस मेजरेबल था। बट लास्ट केस ये है हमारा, दैट मीन्स केस 6, कि ऑब्जेक्ट काफी डिस्टेंस पे, मींस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं पे प्लेस किया गया है, कहीं पे रखा हुआ है। वहां से जो लाइट रे आ रही है वो कैसे इमेज फॉर्म करेगी, तो काफी डिस्टेंस से एक लाइट रे ऐसा कंसीडर करता है इंसिडेंटली पोल पे, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर गए। और दूसरा लाइट रे भी, चूंकि ऑब्जेक्ट काफी डिस्टेंस पे है, कहाँ है वो डिस्टेंस, मेजरेबल डिस्टेंस नहीं है, मीन्स काफी दूरी पे है मिरर के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक लाइट रे हमने ऐसा मान लिया कि एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ ये हमें दिखाई देगा कि फोकस के जस्ट नीचे एक दूसरे को रिफ्लेक्टेड लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है, मींस काट रही है। तो हमारा जो इमेज होगा वो यहीं पे बनेगा और रियल बनेगा, मींस इन्वर्टेड होगा। इमेज का जो फॉर्मेशन हो जाएगा रियल हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ पे, पोजीशन एट फोकस। और चूंकि ऑब्जेक्ट काफी डिस्टेंस पे है, मींस काफी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट की साइज काफी होगी, उसके कंपेयर में जो इमेज की साइज है वो काफी छोटी है, मतलब डिमिनिश्ड, मतलब मींस काफी छोटी, डिमिनिश्ड इन साइज। इमेज की जो साइज है वो काफी छोटी होगी। दैट्स ऑल अबाउट the 6 cases in which we learn that how can image formed when an object placed at different position in front of concave mirror. Now we have only 2 cases about convex mirror.
in two cases, we learn that how an image is formed and what's the day-to-day life benefit regarding this. That's all about concave mirror.